दोस्तों, आज मैं फिर एक बार नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, चुनाव आयोग ने बिहार में कराई गई एसआईआर पर उठाए गए सवालों के जवाब दिए बिना देश के 12 राज्यों में भी एसआईआर कराने का फरमान जारी कर दिया है। प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग मिलकर करना क्या चाहते हैं? मेरी नजर में इस सवाल का जवाब सीधा है। इन तीनों ने पहले तो यह सुनिश्चित किया कि बिहार में वोट चोरी कैसे की जाए और अब वे पूरे देश में वोट चोरी करने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे साफ तौर पर ऐसा लगता है कि यह एक संगीन तिकड़म है जो तीनों मिलकर हमारे लोकतंत्र के खिलाफ करने पर आमादा है। 2024 में बहुमत खोने से सत्ते में आने के बाद मोदी संघ और उनके रणनीतिकार किसी ऐसे हथकंडे की तलाश में थे जो चुनाव में उनकी जीत बार बार सुनिश्चित कर सके। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग उनकी इस योजना को लागू करने में जुटा हुआ है। इसी जगह मुझे राष्ट्रीय जनता दल की युवा प्रवक्ता प्रियंका भारती की कल की सटीक टिप्पणी याद आ रही है, जिसमें उन्होंने अपने बेलाग अंदाज में कहा था कि भाजपा वाकई नॉन बायोलॉजिकल्स की पार्टी है। ज्ञानेश जी की आत्मा अमित शाह में घुस जाती है, तो कभी अमित शाह की आत्मा ज्ञानेश जी में घुस जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त घुसपैठिया खोज रहे हैं, गृह मंत्री एक फेज में चुनाव कराएंगे इसकी घोषणा कर रहे हैं, एक दूसरे का काम कर रहे हैं दोनों, और दोनों ही फेल हैं। अब इस टिप्पणी की रोशनी में मैं अपना विश्लेषण आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, इस संगीन तिकड़म के दो आयाम हैं। पहला है एसआईआर और दूसरा है घुसपैठिया। वोटर लिस्टों से घुसपैठियों को निकालना है, इसलिए एसआईआर करना जरूरी है। सब कुछ घुसपैठियों के नाम पर हो रहा है, लेकिन यह घुसपैठिया है कहां? क्या यह देखकर ताज्जुब नहीं होता कि आंकड़ों में घुसपैठिया पूरी तरीके से गायब है? बिहार में इतनी बड़ी एसआईआर की कवायद के बाद भी आज तक एक भी घुसपैठिए की आधिकारिक शिनाख्त नहीं हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा और अमित शाह द्वारा बार बार घुसपैठियों को निकालने के लिए एसआईआर की कवायद करने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, ध्यान रहे कि यह वही सरकार है जिसका रिकॉर्ड पिछले 11 साल में घुसपैठियों की शिनाख्त करने, उन्हें पकड़ने और डिपोर्ट करने के मामले में बेहद खराब है। इस सरकार ने पिछले 11 साल में कुल मिलाकर 5 से 6 हजार के बीच घुसपैठिए पकड़कर डिपोर्ट किए हैं, जबकि पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने 82,000 से ज्यादा घुसपैठिए पकड़कर डिपोर्ट किए थे। उम्मीद थी कि 30 सितंबर के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची से पता चल जाएगा कि आयोग को बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, लेकिन अभी तक यह उम्मीद पूरी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आयोग से घुसपैठियों की विस्तृत जानकारी मांगी थी, लेकिन वह भी नहीं दी गई है। खास बात यह है कि भाजपा के सभी लोग, शीर्ष नेताओं से लेकर आम प्रवक्ताओं तक, सभी घुसपैठियों का रोना रो रहे हैं। लेकिन यह कोई नहीं बताता कि पिछले 11 साल में सरकार ने कोई घुसपैठिया पॉलिसी क्यों नहीं बनाई, कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं तैयार किया, कोई ऐसी टीम क्यों नहीं बनाई, घुसपैठिए पकड़ने, शिनाख्त करने और डिपोर्ट करने के लिए एक सुनिश्चित रकम बजट से आवंटित क्यों नहीं की गई, एक विभाग क्यों नहीं बनाया जिसका काम केवल घुसपैठियों को पकड़ना और वापस भेजना होता। मेरे एक दोस्त ने ठीक ही कहा है कि भाजपा के शासनकाल में घुसपैठिया नामक एक चुनावी पर्यटक पैदा हो गया है। चुनाव खत्म होते ही यह पर्यटक गायब हो जाता है, जादू की तरह। उस दोस्त का यह भी कहना था कि 6 महीने बाद घुसपैठिया शब्द सुनने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक ज्यादातर विधानसभा चुनाव हो चुकेंगे। जब नए चुनाव आएंगे तो फिर से घुसपैठिया प्रकट किया जाएगा। भाजपा को पूरा विश्वास है कि भले ही वह एक दो चुनाव हार जाए, लेकिन अंततः घुसपैठियों का डर दिखाकर वह एसआईआर करने की दलील मतदाताओं के गले के नीचे उतार देगी। झारखंड के चुनाव में भी उसने घुसपैठियों का मसला जोरदारी से उठाया था, लेकिन हार गई। जाहिर है कि वह विधानसभा चुनाव हारना कबूल कर सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव हारना नहीं। उसके रणनीतिकारों को यकीन है कि इसी तरह से घुसपैठियों के नाम पर एसआईआर करके वह एक ऐसी क्यूरेटेड मतदाता सूची तैयार कर सकती है जिसके जरिए वह ज्यादा से ज्यादा ज्यादा आसानी से चुनाव जीतने का विश्वास अर्जित कर पाएगी।
इसीलिए चुनाव आयोग ने बिहार एसआईआर पर उठाए गए सवालों का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और 12 राज्यों में एसआईआर करने का ऐलान कर दिया। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान कई सवाल उठे थे, जिनमें से अधिकांश चुनाव आयोग द्वारा आज तक अनुत्तरित ही रहे हैं। ये सवाल मुख्य रूप से वोटर लिस्ट से 47 लाख नाम हटाने, नए वोटरों को जोड़ने, अवैध प्रवासियों की पहचान और प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 और 8 अक्टूबर 2025 को ईसीआई से नाम हटाने के कारणों की सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यह सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए कि 47 लाख नाम हटाने के कारणों का विस्तृत ब्रेकअप क्यों नहीं दिया गया। ईसीआई ने बताया कि नाम हटाए गए, जो जो मर चुके थे उनके नाम हटाए गए, जो अपने पदों पर मौजूद नहीं थे उनके नाम हटाए गए और जिनका पता नहीं लगा उनके नाम हटाए गए, लेकिन सटीक संख्या और कारणों की सूची सार्वजनिक नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए नामों और कारणों की सूची प्रकाशित करने को कहा, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कि अभी तक इसका अनुपालन हुआ है या नहीं। यह भी पता नहीं चला कि ड्राफ्ट लिस्ट से फाइनल लिस्ट में 3.66 लाख नाम क्यों हटाए गए। ये नाम ड्राफ्ट में शामिल थे, लेकिन दस्तावेजों की कमी या अन्य कारणों से हटा दिए गए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं किया ये कितने वैध थे और क्या वे बिना दस्तावेज जोड़े गए थे। यह भी पता नहीं चला कि 21.53 लाख नाम नए जोड़े गए नामों में से कितने फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर थे और कितने क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के जरिए जोड़े गए। ईसी चुनाव आयोग ने नया वोटर जोड़ने की संख्या या प्रक्रिया का ब्रेकअप भी नहीं दिया है। क्या ये 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के युवा थे, ये पुराने नामों को बहाल किया गया है, ये भी नहीं पता है। हमें आज तक नहीं पता है कि 47 लाख हटाए गए नामों में से कितने दस्तावेजों की कमी से हटे। एसआईआर में जन्म तिथि और स्थान के प्रमाण की जरूरत थी, लेकिन चुनाव आयोग ने बताया ही नहीं कि कितने नाम इसी कारण से हटे। क्या ये वैध वोटर थे जो दस्तावेज नहीं जुटा पाए? किसी को नहीं पता है कि एसआईआर में कितने अवैध विदेशी प्रवासी यानी इलीगल इमिग्रेंट्स पाए गए। चुनाव आयोग ने एसआईआर की जरूरत का एक बड़ा कारण अवैध प्रवासियों की मौजूदगी बताया था, लेकिन कोई संख्या या सूची आज तक जारी नहीं की गई है। बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिकों की पहचान पर भी चुप्पी रखी गई है। पता नहीं सवाल का जवाब कौन देगा कि हाउस टू हाउस, घर घर जाकर एनुमरेशन के बावजूद इतने योग्य वोटर कैसे हट गए। बूथ लेवल ऑफिसर्स ने सत्यापन किया, फिर भी लाखों नाम कैसे गायब हो गए। क्या इसमें बीएलओज की गलती थी या उनका कोई पूर्वग्रह था? यह सवाल भी हवा में लटका हुआ है कि नए वोटरों का एनरोलमेंट इतना कम क्यों हुआ। क्या सभी 18 या उससे ज्यादा उम्र के युवाओं को शामिल किया जा पाया? युवाओं का डेटाबेस तैयार हुआ या नहीं, इसका भी कुछ पता नहीं है। चुनाव आयोग ने इस बारे में भी कोई आंकड़े नहीं दिए हैं। आयोग यह बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस और अपील की समय सीमा से कितने वोटर बाहर हो जाएंगे। यह भी नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आधार को वैध दस्तावेज आज तक क्यों नहीं माना जा रहा है। वोटर क्लेम्स के लिए आधार स्वीकार क्यों नहीं है जबकि अन्य दस्तावेज हैं। यह भी आज तक रहस्य बना हुआ है कि एसआईआर का फैसला लिया कैसे गया। कोई फाइल या रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा गया। एक आरटीआई के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रव्यापी एसआईआर के फैसले की कोई फाइलें नहीं है, इंडिपेंडेंट अप्रेजल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। राजनीतिक दलों से परामर्श क्यों नहीं किया गया। ये 2021-22 का सिद्धांत था, इसको क्यों छोड़ा गया। विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर न कराने का पुराना नियम क्यों तोड़ा गया और उस तोड़ने के लिए राजनीतिक दलों से भी कोई चर्चा नहीं की गई। दोस्तों, 12 राज्यों में एसआईआर के फैसले की आलोचना करते हुए योगेंद्र यादव ने एक वक्तव्य दिया है। मैं अपनी इस चर्चा के अंत में उस वक्तव्य का उल्लेख करना बहुत जरूरी समझता हूं। योगेंद्र जी एक ऐसे बुद्धिजीवी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने एसआईआर के प्रश्न को सारे देश के पैमाने पर पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ बार बार उठाया है और उन्होंने अखबारों में लेख लिखे, उन्होंने वीडियो बनाए, उनकी टीम ने लगातार सर्वेक्षण किए और चुनाव आयोग के दावों की उन्होंने पोल खोली। वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए और वहां ऐसे मतदाताओं को पेश किया जिनके बारे में चुनाव आयोग को कहना था कि वो मर चुके हैं लेकिन वो जीवित थे। इस लिहाज से मैं समझता हूं कि योगेंद्र जी ने जो काम किया है
वो इस संबंध में अभूतपूर्व है। उनकी चिंता बहुत वाजिब है और बुनियादी है। वे ये चाहते हैं कि देश में एक भी मतदाता के वोट डालने के अधिकार का हरण न हो। इसके लिए योगेंद्र जी संघर्ष कर रहे हैं और मैं समझता हूं इस संघर्ष में हम सभी को उनका साथ देना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों में एसआईआर के फैसले की आलोचना करते हुए योगेंद्र यादव ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि जो पहले तुगलकी फरमान था वह अब एक शातिर तिकड़म में बदल गया है। मैं भी इसको शुरू से एक संगीन तिकड़म कह रहा हूं। एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा से साफ है कि जो पहले बम था, इधर उधर तहस नहस करने वाला था, अब उसे बंदूक पिस्तौल में बदल दिया गया है ताकि निशाने को एकदम सटीक हिट किया जा सके। योगेंद्र जी का कहना है कि चरित्र वही है, स्वरूप बदल गया है। साफ है कि चुनाव आयोग को इस वोटर लिस्ट की सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। एसआईआर वोटर लिस्ट की सफाई नहीं, वोटर लिस्ट का सफाया है, यानी वोटरों के लोगों के मतदान अधिकार का सफाया है। ये कैंची, उस अधिकार पर कैंची चलाने का तरीका है। योगेंद्र जी ने कहा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्य चुनाव आयुक्त की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ था कि चुनाव आयोग को डीडुप्लीकेशन में, यानी 2 बार जिनके नाम आते हैं या 3 बार जिनके नाम आए हैं, डीडुप्लीकेशन को करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जो जंक नाम है, जो ऊट-पटांग चीजें हैं, उनकी सफाई करने में चुनाव आयोग को कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि यह उसका मकसद है ही नहीं। उसका मकसद है वोटर लिस्ट से कुछ खास नामों को काटना। हाँ, इतना जरूर है कि चुनाव आयोग ने जो बेवकूफियां की थी, जिससे उसे खुद नुकसान हुए थे बिहार में, वे कुछ उसने कम किए हैं। अब जरा तैयारी के साथ वो एसआईआर करेंगे। जिनका नाम काटना नहीं है, उन सब लोगों से डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत क्या है? उनसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे और पहले से तैयारी करके लोगों के नाम को 2002, 2003 से जोड़ दिया जाएगा। और चुनाव आयोग ने की सहूलियत के लिए बीएलओ को भी एक सहूलियत दे दी गई है कि आप भी एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी चरित्र है इस कवायद का, वह नहीं बदला है। पहली और सबसे गड़बड़ चीज यही है कि आपको वोट का अधिकार तभी मिलेगा जब आप एन्यूमरेशन फॉर्म को 1 महीने के भीतर जमा कराएंगे। अगर नहीं कराएंगे तो कोई नोटिस नहीं, कोई हियरिंग नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई अपील नहीं, आपका नाम कट जाएगा। डॉक्यूमेंट्स थोड़े लोगों से मांगे जाएंगे, लेकिन वही डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जो पहले से थे। न राशन कार्ड, न चुनाव आयोग का एपिक कार्ड, न ड्राइविंग लाइसेंस, न पैन कार्ड, और आधार भी चुनाव आयोग, आधार को मानने पर भी चुनाव आयोग तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। और इसके बाद, इसके साथ यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह कवायद मूलतः सिटीजनशिप यानी नागरिकता चेक करने की कवायद है, जिसका अधिकार चुनाव आयोग को है नहीं। क्योंकि किस नियम के तहत दस्तावेजों को चेक किया जाएगा, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। यह मनमर्जी से होगा, और मनमर्जी का मतलब है रूलिंग पार्टी की मर्जी। दिलचस्पी है सिटीजनशिप की जांच करने की, पहले से भी ज्यादा, लेकिन नाम सिटीजन का लेंगे, नाम फॉरेनर का लेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं कि बिहार में कितने फॉरेनर पकड़े गए। बार बार सवाल पूछे गए चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल चुप्पी मिली। जाहिर है कि अभी भी एसआईआर लोकतंत्र का जो मूलभूत सिद्धांत है, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसके खिलाफ चल रही है और इसके खिलाफ लगातार संघर्ष करना होगा। दोस्तों, आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं आपसे आपके अपने सोशल मीडिया मंच नई परख के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों का जवाब दूं या आपके सुझाव पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी टीका टिप्पणियों का जवाब मैं दूंगा। आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा। आपके सुझाव अपनी वीडियो में शामिल करूंगा। आज बस इतना ही। जाने से पहले मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें, उसके साथ एक गहन रिश्ता बनाएं, अपने सुझाव दें ताकि हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।